Hello, friends. Let's come to the economy part. We have completed the international relation part. Okay, so we have completed I2, U2, and CPEC and some other short notes. Now let's come to the economy section. तो economy section में हम सबसे पहले पढ़ते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हम PT 365 में कई बार पढ़ चुके हैं. तो आई होप मुझे ये रिपीट करने की ज़रूरत ना पड़े. सो वी गो बाय द लाइक इसमें ऐसे हम जाएंगे कि हम जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे ब्रीफ में. ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं एक एक पॉइंट बताऊँ आपको, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का मैं हर एक चीज़ आपको जो प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. यहाँ हम एनालिसिस पार्ट उसका देखेंगे, इसलिए हम वो पढ़ेंगे. ओके, तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम आप बोलती हैं इसमें पढ़ा दिए इसमें पढ़ा दिए, पर हमको लेक्चर्स नहीं मिलते. मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप PT 365 खोलेंगे तो PT 365 वाले वीडियोज़ में हमने आई थिंक सेकेंड या थर्ड टॉपिक में हमने GST ही पढ़ाया है, पहला टॉपिक. तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. ओके, सो अभी ये न्यूज़ में किस लिए है, क्योंकि 5 साल कंप्लीट हो गए हमारे GST को. मतलब GST जो लॉन्च हुआ था 2022 में, हमारे 5 साल कंप्लीट हो गए. तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या, आपको पता होगा ये बहुत सारे टैक्स को कंज्यूम करके बना हुआ है. ठीक है, मल्टी स्टेज जो टैक्स बेस था उसको सिंगल डोमेस्टिक टैक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो है ये GST लाया गया. बहुत सारे जो टैक्सेस हैं उसको इसके अंदर सब्ज्यूम कर लिया गया. ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जहाँ पे वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट रिजीम लाए हम 2016 में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू जो है GST लाया गया. अब ये हर एडिशनल वैल्यू एडिशनल पॉइंट पे लगेगा. जहाँ जैसे ही आपने मान लीजिए आपने ब्रेड खरीदा, ब्रेड खरीदने के लिए आप क्या क्या मैदा खरीदते हैं, जो भी खरीदते हो, हर एक पॉइंट पे जो टैक्स लगता है दैट इज कॉल्ड GST. तो ये क्या है, हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन पे लगता है. मतलब सबका जोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद जो डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप मतलब कंज्यूमर खरीद रहा है तो वहाँ पे पूरा चीज़ें जोड़ के लगेगा. अब ये हर वैल्यू पे लगता है, और ये सब इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट सेंट्रल टैक्सेस और स्टेट जो UT लेवल टैक्सेस है उनको इंक्लूड किया गया है. अब कौन कौन से स्टेट टैक्सेस और सेंट्रल टैक्स जो है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं वो तो आप पढ़ लीजिए, बट जो नहीं इंक्लूड किए गए हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं. बिकॉज इंक्लूडेड तो आपको पता, इंक्लूडेड बहुत सारे किए हैं, तो इट्स बेटर टू लर्न नॉन इंक्लूडेड. जो नहीं इंक्लूड हुए हैं तो उनको याद कर लीजिए. तो पहला है एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहल, जो कि ऐड नहीं किया गया है. प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी. याद रखिएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी भी जो है ये भी GST के अंदर सब्ज्यूम नहीं हुआ है. ओके, तो ये सारे जो टैक्सेस हैं वो GST के अंदर सब्ज्यूम नहीं हुए हैं. अब कंपोनेंट GST के 3 कंपोनेंट है, सेंट्रल GST, इंटरस्टेट GST एंड चार जो कंपोनेंट है GST के. पहला है सेंट्रल GST, दूसरा है स्टेट GST, तीसरा है UT GST एंड फोर्थ है इंटीग्रेटेड GST, जो स्टेट और स्टेट के बीच में हो रहा है. अब इंटीग्रेटेड GST जो है वो एप्लीकेबल है कि अगर हम एक स्टेट से गुड्स सप्लाई कर रहे हैं दूसरे स्टेट में, तो वो जो है उसके लिए एप्लीकेबल है. और एक स्टेट में ही हम जो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, उस पर भी एप्लीकेबल है. और ये गवर्न कौन करेगा, सेंटर गवर्न करेगी, और डिवाइड किसके किसके बीच में होगा, रिस्पेक्टिव स्टेट्स के बीच में. ओके, गवर्न कौन करेगा, सेंटर करेगी, और डिवाइड रिस्पेक्टिव स्टेट्स के बीच में होगा. अब व्हाट आर द सिग्निफिकेंस एंड अचीवमेंट्स ऑफ GST. तो इनडायरेक्ट टैक्स जो ये एक लॉन्ग पेंडिंग इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म था जिसको हमको करना बहुत ज़रूरी था, और ये केलकल टास्क फोर्स कमेटी आई थी, वो लेकर आई थी 2003 में कि हमको GST लाना चाहिए. अब एडवांटेज अगर GST की बात करें तो ऑब्वियसली क्या करेगा, कैस्केडिंग इफेक्ट जो होता है उसको रिड्यूस करेगा. मतलब डबल काउंटिंग जो होती थी टैक्सेस की उसको रिड्यूस करेगा. टैक्स बेस को ब्रॉडन मतलब बढ़ा देगा. इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन जो होता था उसको रिमूव करेगा और कॉमन मार्केट बनाएगा. ईजियर होगा हमको टैक्स को कलेक्ट करना. पैरिटी जो है सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्रिएट होगी. अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी रेगुलेशन में आ जाएंगे. लॉजिस्टिक्स हमारा इंप्रूव होगा और लेस नंबर ऑफ कंप्लेंट्स जो हैं वो कम होगी. ठीक है, अब अदर एडवांटेज की बात करें तो इकोनॉमिक फेडरलिज्म बढ़ाएगा. कैसे बढ़ाएगा, क्योंकि स्टेट को भी इसमें प्रॉपर इन्वॉल्व किया गया है. एज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएगा, क्योंकि टैक्स का जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई कर दिया गया है. रियल टाइम डेटा रिपोर्ट होगी और हेल्प करेगा कि जो भी अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं डेटा एनालिटिक्स में उसको हम एक्सप्लोर कर पाए. अब अचीवमेंट्स अगर देखें इन 5-4 सालों में, तो टैक्स बेस जो है हमारा इंक्रीज हो गया है 2017 से लेकर 2022 तक. कलेक्शन जो है GST का वो भी इंक्रीज हो गया है. सेंट्रल गवर्नमेंट रेवेन्यू
रेवेन्यूज़ में एक्साइज कलेक्शन और कस्टम ड्यूटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। ओवरऑल अगर बात करें तो इंक्रीज़ जो हुआ है मंथली एवरेज कलेक्शन भी जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। अब व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन जीएसटी में क्या क्या चीज़ें? तो पहली चीज़ लिमिटेड इम्पैक्ट ऑन जीडीपी, ऑब्वियसली क्योंकि जीएसटी जब से लॉन्च हुआ है तो 2 से 3% ही जीडीपी में ग्रोथ आई है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो लिमिटेड है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक जो इश्यूज चल रहे हैं हमारे वर्ल्ड में। ट्रेड वॉर्स हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, पैंडेमिक के कारण जीडी मतलब जो जीएसटी का इम्पैक्ट था वो बहुत कम था। मल्टीपल टैक्स स्लैब्स हैं, आपको पता है कि बहुत सारे टैक्स स्लैब्स हैं। हमने जीएसटी को इतना कम करने के बाद भी, मतलब जीएसटी लाने के बाद भी कि हमारा मल्टीपल टैक्स जो है वो रिड्यूस होके एक सिंगल बेस टैक्स में हो, फिर भी इसमें बहुत सारे टैक्सेस, मतलब बहुत सारे स्लैब्स हैं, 5 स्लैब्स है इसमें, जैसे कि 28%, ठीक है, किन्हीं गुड्स में 5%, किन्हीं गुड्स में 18%। तो ऐसे जीएसटी स्लैब्स हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं रह गया अगर आपने उतने ही स्लैब्स रखे, तो हमको टैक्स स्लैब्स भी रिड्यूस करने चाहिए। फिर सेंट्रल स्टेट टसल की बात करें तो जीएसटी काउंसिल में आपको पता होगा कि सेंट्रल स्टेट जो है वो आर्ग्यू करते हैं जीएसटी रेट्स पे, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन सेस हो गए उसमें आर्ग्यू करते हैं। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है जीएसटी काउंसिल में, जो है अनइक्वल वोटिंग स्ट्रक्चर है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है 1/3 टोटल वेटेज दिया गया है, बट स्टेट गवर्नमेंट को जो है 2/3 वेटेज दिया गया है, रिमेनिंग 2/3। तो फॉर वोटिंग बेस्ड डिसीजन अगर बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स जो होते हैं वो मेंबर प्रेजेंट रहने चाहिए और वोट करने चाहिए। अब एक्सक्लूजन जो है बहुत सारे प्रोडक्ट और सेक्टर्स का, जैसे कि पेट्रोलियम आपने देखा, अल्कोहल, ये सब जो है एक्सक्लूड है, इसमें जीएसटी में कंज्यूम नहीं किया गया है। फिर कंबलसम फाइलिंग स्ट्रक्चर है, ये इसके लिए टेक्निकल एज वेल एज टैक्स डोमेन नॉलेज चाहिए कि हम एक्यूरेटली जीएसटी को फाइल कर सकें। अदर इश्यूज़ की बात करें तो फेक इन्वॉइसिंग हो गया, टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस हो गए ऑन टैक्स पोर्टल। तो दीज आर द चैलेंजेस जो जीएसटी में अभी भी है, जो कि हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो ऑब्वियसली वे फॉरवर्ड में हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है टैक्स स्ट्रक्चर को, कि टैक्स स्लैब्स जो है उनको, नंबर ऑफ टैक्स स्लैब्स को हम रिड्यूस करें। ऑप्टिमाइज करना है डिजिटल रिसोर्सेज को, कि हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है प्रोसेस है उसको एक्सेलरेट कर पाए। टेक्नोलॉजी जो है उसको बढ़ानी है कि हमारे जो टैक्स एवेडर्स हैं हम उनको कैच करें। जीएसटी काउंसिल में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, बिकॉज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बहुत ज़रूरी है और कंज्यूमर कंसेंसस बेस्ड डिसीजन होना चाहिए। जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल को बढ़ाना चाहिए, और अदर प्रोडक्ट्स को, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इनको भी जीएसटी के अंदर लाना चाहिए। ओके, सो दिस आर द चैलेंजेस, दीज आर द अचीवमेंट्स। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, सो इसलिए मैंने पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया। नाउ लेट्स कम टू इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग से क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो, है ना, कि आपको पीटी 365 में आई थिंक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पढ़ाई है, तो उसमें मैंने आपको बताया है। ओके, तो उसमें आपको मैंने पढ़ाया है। तो हेडलाइन मतलब अभी इन्फ्लेशन टारगेटिंग की अगर बात करें तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि एवरेज हेडलाइन कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो अबव 6% है। आपको पता होगा इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से करें तो उन्होंने बोला था कि 4% ±2% होना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब जो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 6%। और फर्स्ट टाइम आरबीआई ने एक्सप्लेन किया है वाई इन्फ्लेशन टारगेट वॉज नॉट मेंटेन, क्यों हमारा इन्फ्लेशन टारगेट जो है वो मेंटेन नहीं है। अब सबसे पहले हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको ज़रूरी है। तो कोर इन्फ्लेशन जो होता है जहाँ पे हमारे मतलब जो फूड प्राइसेस हैं उनको हम, फूड और फ्यूल प्राइसेस को हटा देते हैं, उनको हम कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है जहाँ पे सारी जो इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ हैं वो सारे एडअप होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन। ओके, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में सारी चीज़ें, कोर इन्फ्लेशन में हमारा फूड और फ्यूल प्राइसेस जो है उसको माइनस कर देते हैं गुड्स और सर्विसेज जिनको और को वो करते हैं। ओके, मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखें तो ये क्यों हमारा इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन है, बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉक्स, ठीक है। सप्लाई क्यों है, क्योंकि लोगों के मतलब जो चीज़ें हैं उसकी सप्लाई जो है बढ़ नहीं पा रही। जैसे बिकॉज ऑफ क्यों नहीं बढ़ पा रही, पैंडेमिक लॉकडाउन हुआ, ठीक है, फिर सप्लाई चेन, उसके कारण सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ क्योंकि 2 साल पूरा लॉकडाउन रह गया, फिर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए। दूसरी चीज़ अब क्या चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहे हैं जिसके कारण और ज़्यादा इन्फ्लेशन हाइक हो रहा है। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी इम्पेक्ट किया है, ग्लोबल मेडियन इन्फ्लेशन जो है हाईएस्ट है सिंस 2008 में, और एडवांस्ड इकोनॉमी लाइक यूएसए के इट इज़ लाइक 14 ईयर हाई। इवन इन इंडिया अगर बात करें तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो अपर लिमिट से ज़्यादा अबव है, मतलब टॉलरेंस बैंड से ज़्यादा है, ओवर 6% इन जनवरी, प्रोजेक्टेड टू रिमेन 6.7% फॉर द करंट फिस्कल ईयर। अब अबाउट इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क क्या है,
सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है, तो प्राइस स्टेबिलिटी जो है बहुत ज़रूरी प्री कंडीशन है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए, क्योंकि हमको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमको बढ़ानी रहती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन के लिए प्राइस स्टेबिलिटी हमारे लिए प्री कंडीशन है। मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात करें तो जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसको हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हमको बचाने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमको प्राइस स्टेबिलिटी ज़रूरी है। इसलिए हमको जो है मॉनेटरी पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन टारगेट को हेल्प करती है। अंडर इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क की अगर बात करें तो सेंट्रल बैंक जो है इन्फ्लेशन रेट जो है एज अ गोल मान के चलती है कि उसको इन्फ्लेशन रेट जो है वो स्पेसिफाई करना है, और एडजस्ट करती है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी कि एनुअल इन्फ्लेशन जो है हमारा कितना होना चाहिए। अब फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया अगर बात करें तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग और डिसइन्फ्लेशनरी पॉलिसीज जो है वो पार्ट है हमारे सेंट्रल बैंक पॉलिसी की 1970s से ही, अर्ली 1980s से, कि इन्फ्लेशन जो है हैज़ प्लंज्ड कंट्रीज इनटू इंस्टेबिलिटी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारी कंट्री में इनस्टेबिलिटी आती है। 1990 में न्यूजीलैंड जो है वो पहला नेशन बना था इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जिसने अडॉप्ट किया था, और ये अभी जो 2014 में कमेटी आई थी दैट इज उर्जित पटेल कमेटी, वेरी इंपॉर्टेंट, उनकी रिकमेंडेशन थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और आरबीआई को एक मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन करना चाहिए 2015 में, फिर उसको साइन किया। अब आरबीआई एक्ट 1934 जो है उसको अमेंड किया गया 2016 में, और उन्होंने बोला कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आना चाहिए, जो कि सेक्शन 45ZA के द्वारा जोड़ा गया, और उसको स्टैट्यूटरी बैकअप दिया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्टैट्यूटरी बैकअप कब दिया गया? आरबीआई एक्ट के थ्रू दिया गया। अब एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 6 मेंबर कमेटी है, जहाँ पे 3 मेंबर आरबीआई के होंगे और 3 मेंबर हमारे गवर्नमेंट के होंगे, जो कि इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने में हेल्प करेंगे, वाइल कीपिंग इन माइंड कुछ ऑब्जेक्टिव्स को माइंड में लेके। इन्फ्लेशन टारगेट कौन सेटअप करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप करेगी। किसके कंसल्टेशन के थ्रू? आरबीआई के कंसल्टेशन के थ्रू। हर कितने साल में? हर 5 साल में एक बार जो है इन्फ्लेशन टारगेट को सेट किया जाएगा। अब करेंटली अगर बात करें तो इट इज़ 4%, मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 4% किया गया। अभी इन्फ्लेशन टारगेट का जो हमारा टारगेट है दैट इज 4%, उससे +-2, मतलब प्लस होगा तो अपर लिमिट होगी, लोअर टॉलरेंस लिमिट क्या होगी? -2। तो इन्फ्लेशन का जो है 4% किया गया है। अब अगर हमारी आरबीआई जो है फेल हो जाती है इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव करने से, तो अगर वो अपर टॉलरेंस से अबव चला जाता है और लोअर टॉलरेंस से नीचे चला जाता है 3 क्वार्टर्स में, 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में, तो आरबीआई को एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहाँ पे उनको बताना पड़ेगा कि क्यों हम फेल हुए इन्फ्लेशन टारगेट को करने में। दूसरी चीज़, रेमीडियल एक्शन क्या लेना, बैंक को क्या लेना चाहिए, और एस्टिमेट टाइम पीरियड हमको बताना है कि कब हम इन्फ्लेशन टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ओके, सो दीज जब आरबीआई फेल हो जाएगी तब आरबीआई को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये 3 चीज़ों में रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। अब व्हाट आर द नेगेटिव बेनिफिट्स क्या है? हाँ, पहले बेनिफिट्स पढ़ते हैं उसके बाद नेगेटिव। अब बेनिफिट्स क्या है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के? पहली चीज़ ट्रांसपेरेंसी। इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इकोनॉमी के लिए, बट अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो हमारे कंज्यूमर्स जो है उनकी डेली टू डेली एक्टिविटीज़ में इफेक्ट होती है, तो इसलिए ट्रांसपेरेंसी। दूसरी चीज़ क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बिकॉज सिंगल ऑब्जेक्टिव्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी का वो प्रमोट करता है रूल बेस्ड मीडियम टू लॉन्ग टर्म पाथ, प्रिडिक्टेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क, और अदर बेनिफिट्स भी हैं जैसे कि इन्फ्लेशन वॉलेटिलिटी रिड्यूस करते हैं इम्पैक्ट ऑफ शॉक्स, एंकरिंग ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। ओके, सो दीज आर द थिंग्स जो हमारा वो रिड्यूस होता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हमने देख लिया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? 3 इंटरनल मेंबर्स होते हैं आरबीआई के, और 3 मेंबर्स हमारे गवर्नमेंट के होते हैं। डिसीजन मेकिंग अगर बात करें तो एक वोट होता है हर मेंबर का। आरबीआई गवर्नर के पास सेकंड और कास्टिंग वोट भी होता है। अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स हो जाए तो आरबीआई गवर्नर के पास कास्टिंग वोट होता है, इक्वालिटी वोट होता है, तो वो जो है अगर इक्वल हो जाए तो वो जो है अपने डिसीजन से चीज़ों को चेंज कर सकता है। अब मीटिंग अगर बात करें तो हर ईयर में 4 बार होती है मीटिंग हमारे एमपीसी की, और कोरम की बात करें तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए एमपीसी की मीटिंग में। याद रखिएगा 4 मेंबर्स जो है एमपीसी की मीटिंग में प्रेजेंट ही होने चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द बेनिफिट नेगेटिव ऑफ हाई इन्फ्लेशन। अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो क्या नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली क्योंकि हमारी सेविंग डिक्रीज होगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो सेविंग हमारी डिक्रीज होगी, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ों को, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़, मान लीजिए प्याज ही के प्राइजेस बढ़ गए तो हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा उस प्याज को खरीदने में, तो हम अपनी सेविंग से जो हम सेव करते थे एक्स्ट्रा पैसा, हम उसको भी हम प्याज खरीदने में यूज़ करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारी सेविंग्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी।
और दूसरी चीज़, ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अंडरमाइन करेगा और एक्सटर्नल जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है उसको एरोड करेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया हमारा, उसको बड़ा करेगा। ऑब्वियसली हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया तो हमको मान लीजिए कोई चीज़ कम की आ रही थी पहले, अब हम उसको उसी चीज़ को खरीदने में हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ेगा। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो रिस्क है वो हमारा बढ़ेगा और हमारी करेंसी बोरोइंग जो है वो बढ़ जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इम्पैक्ट होगी और हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है पुअर पीपल जो है वो बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाएगी। ओके, तो दीज आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन। नाउ लेट्स कम टू व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब लिमिटेशंस क्या क्या है, तो अगर बात करें तो एमपीसी जो है इन्फ्लेशन को टॉलरेंस बैंड के अंदर ही रखता है, बट उसके लिए कुछ सर्टेन लिमिटेशंस भी है, जैसे कि एक्यूरेसी। ये कहीं ना कहीं मीडियम टर्म फ्रेमवर्क है, क्योंकि ड्यू टू लॉन्ग एंड वेरिएबल लैक्स इन मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन लीडिंग टू एम्बिगुअस परसेप्शन ऑफ पॉलिसी स्टैंड्स। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा ये जनरली मीडियम टर्म फ्रेमवर्क है, जिसके कारण हमारी उतना ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिव पॉलिसीज़ नहीं बन पाती। अब इफेक्टिवनेस की बात करें तो अगर हम बात करें तो सारे पार्ट्स जो इन्फ्लेशन के उसको कंट्रोल नहीं कर सकते विद सेम इफेक्टिवनेस, और इट इज़ डिजाइन टू कंट्रोल इन्फ्लेशन ड्यू टू डिमांड फैक्टर्स रादर देन सप्लाई फैक्टर्स। ठीक है, फिर रिस्क ऑफ हर्टिंग पुअर, ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं हमारा लो इनकम सोसाइटीज़ जो है विथ हाई इनइक्वालिटीज़ जहाँ पे है उनको ज़्यादा हर्ट करेंगी। ओके, इशूज़ इन फिक्सिंग एंड मेंटेनेंस की ऑफ टारगेट इन्फ्लेशन एज परसिस्टेंट लो इन्फ्लेशन रिस्क जो है वो कहीं ना कहीं डिफ्लेशन बढ़ा देगा, हायर एम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, लोअर ग्रोथ रेट हो जाएगा, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। हाई इन्फ्लेशन जो है हमारा स्टैगफ्लेशन बनाएगा बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा जो है प्राइजेस के कारण हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्लो होगी। ओके, सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। नाउ लेट्स कम टू द वे फॉरवर्ड। तो अभी अगर आप बात करें तो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन सर्च हो रहा है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ठीक है, और सप्लाई शॉक्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन को डिसरप्ट कर रहे हैं अगर वो पूरी तरह एड्रेस नहीं हुए। देयरफॉर हमको प्री एम्प्टिव मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन चाहिए कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी की क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ी रहे, उसको एनफोर्स करना है कि सप्लाई साइड जो इन्फ्लेशन है वो ज़्यादा ना बढ़े। क्वालिटी और फ्रीक्वेंसी डेटा कलेक्शन की हमको इंप्रूव करनी है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, जो फिजिकल पॉलिसी दैट इज़ गवर्नमेंट की पॉलिसी जो होती है, उन दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट करके हमारा जो ग्लोबल सप्लाई शॉक्स है उसको हमको टैकल करना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन टारगेट्स जो है यूज़ करना है फॉर डिफरेंट क्लासेस के लिए। ओके, सो दिस इज द वे फॉरवर्ड एंड दिस इज द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। नाउ लेट्स कम टू इंडियन रुपी डेप्रीसिएशन, INR डेप्रीसिएशन। ओके, तो INR डेप्रीसिएशन की अगर बात करें तो अभी इंडियन रुपीज़ जो है वो डेप्रीशिएट हुआ है बहुत ज़्यादा, तो उसके कारण क्या हो रहा है और उसी के कारण क्या हो रहा है, हमारा ज़्यादा इन्फ्लोज नहीं बढ़ रहा है। तो अभी फॉरेक्स जो इन्फ्लोज है, मतलब जो हमारे कंट्री में इन्फ्लोज आ रहे हैं, FDI इन्फ्लोज और ये सारे, उन सबको बढ़ाना है। तो RBI ने नॉर्म्स को रिलैक्स किया है, कुछ कुछ रूल्स को रिलैक्स किया है कि हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, डेट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट जो है वो भी हमारे कंट्री में आए। ठीक है, तो मोर ऑन न्यूज़ में अगर देखें तो इन्फ्लेशन के कारण हमारे फूड प्राइसेस, फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रिस्क है रिसेशन, USA में के रिसेशन आ जाएगा एंड रिकॉर्ड पोर्टफोलियो आउटफ्लोज। INR जो है वो लास्ट 4 ईयर्स में सबसे ज़्यादा वर्स्ट है इस समय, मतलब डेप्रिशिएट सबसे ज़्यादा हुआ है। अभी अगर बात करें तो INR की, मतलब जो इंडियन रुपी है वो डेप्रिसिएशन अगर बात करें तो $1 में ₹80 जो है हमारा डेप्रिशिएट हुआ है। ओके, अब व्हाट इज़ एक्सचेंज रेट एंड व्हाट इज़ इसका इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या है। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, एक्सचेंज रेट मतलब होता है कि किसी एक करेंसी को आप दूसरी करेंसी में चेंज कर दो। ठीक है, मान लीजिए $1 जो है वो हमको ₹70 दे रहा है, अभी इंडियन रुपीज़ का 70, अगर हम $1 किसी को देंगे तो कोई हमको ₹70 देगा। ठीक है, तो मतलब वही है कि प्राइस जो है एक करेंसी का दूसरे करेंसी में टर्म्स में चेंज करना, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। अब ये जो है एक्सचेंज रेट जो है फिक्स्ड भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। फिक्स्ड मतलब सेंट्रल बैंक ने फिक्स कर दिया कि इतना ही होगा, बट फ्लोटिंग जो होता है वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। अब फिक्स जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि $1 में आपको ₹70 ही मिलेगा, ये फिक्स्ड है, आपको हमेशा के लिए फिक्स्ड हो गया। बट फ्लोटिंग की अगर बात करें तो वो फ्लोट होता रहता है, मतलब चेंज होता रहता है, वो जो ग्लोबली हमारा डिमांड और सप्लाई चल रहा है उस पर बेस्ड होता है। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के मार्केट और फॉरेक्स पे बेस्ड होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे, जैसे कि
फैक्टर्स जो हमारे एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। हाई इंटरेस्ट है, मतलब अगर किसी कंट्री जो है रेट हाई इंटरेस्ट दे रही है लोन लेने पे, मतलब पैसे जमा करने पे, तो उनको फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे। इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंड करता है, हाई इन्फ्लेशन है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट जो है वो रिड्यूस होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, गवर्नमेंट डेप्ट जो होता है वो कम होना चाहिए, तब लोग इन्वेस्ट करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। स्पेकुलेशन जो है हमारी वो होना चाहिए। इकोनॉमिक आउटलुक जो है, रिसेशन नहीं होना चाहिए। स्पेशल कंसीडरेशन, हाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि हमारे सेफ हेवन होती है फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। तो दीज आर द फैक्टर्स जो हमारे एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, इन इंडिया अगर बात करें तो हम इंडिया में कुछ समय तक हमने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फॉलो किया था रिजीम, बट उसके बाद हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फॉलो करना शुरू किया। अब रीजन फॉर रिसेंट फॉल इन INR, मतलब इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन क्यों हुआ। इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन की अगर बात करें, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो जाना, किसी के कंपैरिजन में किसी हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई। पहले वही पैसा $1 जो है हमको ₹70 देता था, पर वही $1 खरीदने के लिए आज हमको ₹80 देना पड़ रहा है। तो हमारी करेंसी क्या हुई, डेप्रिशिएट हो गई। हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हुई, डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिसिएशन मतलब कम हो जाना। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि $1 को खरीदने के लिए पहले हमको ₹70 देना पड़ता था, बट वही $1 को खरीदने के लिए आज हमको ₹80 देना पड़ रहा है, मतलब ₹10 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो हमारी रुपीस क्या हुई, डेप्रिशिएट हो गई। ओके, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब रीजन क्या है हमारे रुपीस का फॉल होने का। पहली चीज, क्रूड ऑयल प्राइसेस का बढ़ना और अदर कमोडिटीज जैसे कि एडिबल ऑयल जो है, रशियन यूक्रेन वॉर और डिमांड और सप्लाई डिसरप्शन के कारण हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, तो इसलिए जो है हमारा डेप्रिसिएशन ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि हमको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। इट वाइडन्स इंडिया ट्रेड डेफिसिट एज इट्स इम्पोर्ट अराउंड 85% ऑफ द क्रूड ऑयल जो है हमारी डिमांड वो बाहर की कंट्रीज से होती है। फिर ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, ऑब्वियसली स्पेशली फ्रॉम US फेडरल रिजर्व ने जो है हाईएस्ट इन्फ्लेशन था उसको टारगेट करने के लिए किया है। तीसरी चीज़ क्या है, सस्टेन्ड कैपिटल आउटफ्लोज। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने एसेट्स हमारे इंडिया में सेल करके US की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ से सारी चीज़ें हटा रहे हैं, सेफ हेवन वो US को समझ रहे हैं, तो आउटफ्लोज ज़्यादा हो रहा है। डोमेस्टिक फैक्टर्स की अगर बात करें तो इन्फ्लेशन हाई होने के कारण, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने के कारण जो है हमारा जो रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट हो रहा है। अब इम्पैक्ट क्या हो रहा है, ऑब्वियसली करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ रहा है, बिकॉज नेट इम्पोर्टर, इंडिया जो है नेट इम्पोर्टर है। इम्पोर्ट बिल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं बिकॉज हमको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। हाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ सप्लाई शॉक्स। इंपोर्ट कवर जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। इंपोर्ट कवर वो होता है कि कितने मंथ के लिए आपके पास फॉरेन एक्सचेंज जो है आपके रिजर्व है, तो उसके लिए जो है आपका इंपोर्ट कवर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। कंटिन्यूसली एक्सचेंज रेट जो हमारा फॉरेन इन्वेस्टर्स को डिस्करेज कर रहा है कि आप हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ना करें, तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन। अब गवर्नमेंट और RBI ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं रुपी डेप्रिसिएशन को अरेस्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या लिया है, उन्होंने कस्टम ड्यूटी जो है गोल्ड पे उसको इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि इंडिया जो है हाईएस्ट कंज्यूमर है गोल्ड का। फिर सेस को इम्पोज किया है और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी इम्पोज की है पेट्रोल के एक्सपोर्ट पे, डीजल पे, एविएशन टरबाइन फ्यूल पे। RBI ने जो है पॉलिसी रेट हाइक किए हैं। फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन जो है RBI ने किए हैं, डॉलर को सेल किया है रुपी के फॉल आउट को स्मूदन करने के लिए, क्योंकि डॉलर सेल करेगी तो रुपी खरीदेगी, तो जो हमारे इकोनॉमी में रुपीज़ ज़्यादा आएंगे, तो हमारे डॉलर के कंपैरिजन में हमारी जो रुपी की मतलब रुपीज़ जो है हमारे इकोनॉमी से कम हो जाएंगे, तो हमारे जो डॉलर के कंपैरिजन में हमारी रुपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी फिर, ठीक है, मतलब बढ़ जाएगी। एडिशनल अरेंजमेंट की बात करें, फॉर इनवॉइसिंग पेमेंट एंड ट्रेड सेटलमेंट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, जैसे इंडियन इम्पोर्टर्स जो है वो पेमेंट जो है रुपीज़ में करेंगे टू द स्पेशल वेस्ट्रो अकाउंट जो है ये ऑफ द करस्पॉन्डेंट बैंक ऑफ द पार्टनर। अब वेस्ट्रो क्या होता है, अकाउंट जो कि करस्पॉन्डेंट बैंक का होता है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक, ठीक है। करस्पॉन्डेंट बैंक जो है अनदर बैंक के बिहाफ में वो अकाउंट को होल्ड करता है। और नॉस्ट्रो बैंक क्या होता है, अकाउंट इज अनदर सेट ऑफ अकाउंट बिटवीन टू बैंक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग। अगर दो बैंक इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में नॉस्ट्रो अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉस्ट्रो अकाउंट अगर बात करें तो सिटी बैंक और सिटी बैंक्स अकाउंट्स विद एक्सिस बैंक, तो इन दोनों के बीच में नॉस्ट्रो अकाउंट है, मतलब दो बैंक एक दूसरे के जो मतलब दो बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड नॉस्ट्रो अकाउंट। और वेस्ट्रो अकाउंट बात करें तो एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक जो है अपने अंदर की कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक, मतलब सिटी बैंक के बिहाफ में एक्सिस बैंक कर रहा है, तो दैट इज दिस, ओके। अब हायर इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा दिया है ऑन फ्रेश
फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट पे, और रिलैक्सेशन इंटरेस्ट रेट में किया है फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लोन्स के लिए। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और पॉजिटिव इकोनॉमिक आउटलुक चाहिए हमारे रुपीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, बट फ्री फॉल जो है एक्सचेंज रेट में कैन डैमेज माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है हमको इंडियन मार्केट में कि आप इन्वेस्ट करिए हमारे इंडिया के मार्केट में, आपको प्रॉफिट मिलेगा। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है उसको कर्टेल करना है। फॉरेक्स रिजर्व का जुडिशियस यूज़ करना है कि आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते हैं। बिग कंपनीज़ को एनकरेज करना है कि हमारे जो ग्लोबल इंडाइसेस हैं उसमें हमारी इंडिया के कुछ कंपनीज़ को बढ़ाएं, और इंडिया की एंट्री जो है ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में उसको एक्सपीडिट करना है टू इंक्रीज foreign inflows, boosting forex reserves among others. So this is called the foreign मतलब depreciation. Now let's come to Financial Services Institution Bureau. तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि अपॉइंटेड कमेटी ऑफ कैबिनेट ने अभी गवर्नमेंट को रिजोल्यूशन दिया है कि गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश करे फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो इन प्लेस ऑफ बैंक बोर्ड ब्यूरो। मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो को हटा के फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो जो है उसको इस्टेब्लिश करे। अब ये क्या है, ये जो है सेटअप किया जाएगा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ये हमको क्या रिकमेंड करेगी, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम था वो अब ये काम करेगी। ठीक है, तो ये जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करेगी और इसकी प्लेस पे ये जो है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो जो है वो काम करेगी। तो जो बैंक बोर्ड ब्यूरो का काम था वो अब एफएसआईबी करेगी। अब ये एफएसआईबी क्या करेगी, पर्सन को रिकमेंड करेगी कि किन पर्सन को आप अपॉइंट करेंगे, होल टाइम डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पर्सन जो बहुत सारे बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर, पीएसबी, इन सब के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के प्रोसीजर को बताएगी, एडवाइस करेगी कुछ मैटर्स में रिलेटेड टू पर्सनल मैनेजमेंट, और प्रमोट करेगी एक्सेलेंस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके जैसे ही ये फॉर्मेशन हो जाएगा तो सारे एसेट्स, इंटरेस्ट और लाइबिलिटीज़ जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो की वो ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी एफएसआईबी को। अब अदर मेजर फंक्शंस क्या है एफएसआईबी के, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को एडवाइस करना ऑन मैटर्स रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट, ट्रांसफ़र और टर्म जो है ऑफिस का, उनको एडवाइस करना गवर्नमेंट को डिज़ायर्ड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बोर्ड लेवल का, पीएसबीज का। डेटा बैंक को बिल्डअप करना जहाँ पे डेटा रिलेटेड परफॉर्मेंस जो है वो बहुत सारे बैंक्स का रखेगी। एडवाइस करना गवर्नमेंट को ऑन फॉर्मुलेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स, और हेल्प करना पब्लिक सेक्टर बैंक्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पीएसआई को इन टर्म ऑफ डेवलपिंग बिजनेस स्ट्रेटजीज। ओके सो दीज आर द मेजर फंक्शन ऑफ एफएसआईबीज। अब व्हाट आर द कंपोजिशन, चेयरमैन होंगे एफएसआईबी के, जो नॉमिनेट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब चेयरमैन कौन हो सकता है, रिटायर्ड ऑफिशियल हो सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं ऑफ रेप्यूट विथ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, और एटलीस्ट 25 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बैंकिंग सेक्टर में, तो वो जो है चेयरपर्सन बन सकते हैं। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर भी होंगे, सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ डीएफएस मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, चेयरपर्सन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, और डेप्यूटी गवर्नर होंगे आरबीआई के। 3 पर्सन जो है जिनके पास नॉलेज होना चाहिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, और 3 पर्सन जिनको पीएसआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उनको कौन नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा एज अ पार्ट टाइम मेंबर। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एफएसआईबी। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज बैंक बोर्ड ब्यूरो। बैंक बोर्ड ब्यूरो जो है 2016 में फॉर्म की गई थी, ऑटोनॉमस रिकमेंडेटरी बॉडी थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करती थी, और वो अमेंडमेंट किया गया था नेशनलाइज्ड बैंक स्कीम 1980 में, उसके द्वारा फॉर्म की गई थी। और ये रिकमेंड कौन किया था, बीबीबी को पीजे नायक कमेटी जी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था, और ये इस्टेब्लिश विद अ व्यू टू इम्प्रूव गवर्नेंस जो था पब्लिक सेक्टर बैंक का, उसको इम्प्रूव करने के लिए। अब बीबी जो था वो 7 पॉइंट स्ट्रैटेजी इंद्रधनुष मिशन का पार्ट था, एम्ड एट रिवैम्पिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नाउ लेट्स कम टू व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिप्लेसिंग बैंक बोर्ड ब्यूरो। क्यों ज़रूरी है बैंक बोर्ड ब्यूरो को रिप्लेस करने के लिए। तो पहला चीज़ स्लो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है। तो जो वेटेड एवरेज टाइम दिया जाता था टेकन फॉर रिकमेंडिंग द पोजीशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक वॉज 76 डेज, इन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 189 डेज। लीगल हर्डल्स थे उनकी पावर और ज्यूरिडिक्शन में, और लैक ऑफ ऑटोनॉमी थी, जिसके कारण जो है बीबीबी को हटाया गया। अब व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एफएसआईबी। तो पहली चीज़ टाइम टेकन जो है अपॉइंटमेंट में लेते हैं मतलब बैंक बोर्ड ब्यूरो लेते थे, उनको रिड्यूस करना है, तो ये रिड्यूस करेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका प्रोसेस ऑफ स्क्रूटनी जो है वो इम्प्रूव हो गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ जाएगा, और ट्रांसपेरेंसी जो है सिलेक्शन प्रोसेस में वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो ये किसको रिप्लेस करिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो को। नाउ लेट्स कम टू एज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब यूनियन गवर्नमेंट जो है, अभी ये न्यूज़ में इसलिए है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अभी 5th असेसमेंट रिपोर्ट जो है स्टेट और यूटीज़ की रिलीज़ की है अंडर बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020।
तो बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंदर आती है। ये जो है ये प्रिपेयर करती है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। ये मैंने आपको PT 365 में भी पढ़ाया है। सिंस 2014 से ये प्रिपेयर कर रही है, जो कि हमारे एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को कंट्री में देखती है। अब इसमें जो है स्टेट और यूटीज़ को कैटेगराइज किया जाता है, टॉप अचीवर्स, एस्पायर्स, एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम में, बेस्ड ऑन 301 रिफॉर्म पॉइंट्स और 15 बिजनेस रेगुलेटरी पॉइंट। अब इसमें बहुत सारे रिफॉर्म पॉइंट्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, क्योंकि एज ऑफ डूइंग बिजनेस तभी हमारा बूस्टअप होगा जब हमारे इन्वेस्टर्स हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, हमारे इंडिया को सेफ हेवन की तरह ट्रीट करेंगे, कि हमारे इंडिया में हमारा जो हम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा एक इकोनॉमिक फ्रेंडली रहेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है हेल्दी कंपटीशन रहेगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है BRAP का यही है। अब अगर बात करें तो टॉप अचीवर्स कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, गुजरात है। अचीवर्स की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। एस्पायरर्स की बात करें तो असम, केरला, गोवा। और इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार, बिहार, चंडीगढ़, ये सारे जो है हमारे इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम हो गए। अब एज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर बात करें तो एज ऑफ डूइंग जो ये क्या करता है, बिजनेस का जो क्लाइमेट है उसको इंडिकेट करता है कि हमारा जो बिजनेस का क्लाइमेट है, जो बिजनेस है, एनवायरमेंट है और इकोनॉमिक आउटकम्स हैं वो एक साथ चल रहे हैं, उनके बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने इसको स्टार्ट किया था 2002 में, जब वो एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग ले आए थे, जो कि अभी 2021 में डिसकंटिन्यू कर दी गई है। PT 365 में हमने बताया था कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो है अभी डिसकंटिन्यू की है बिकॉज ऑफ डेटा इरेगुलरिटीज़ की वजह से। अब जो पिछली बार जो आई थी 2020 में, उसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी वो 63rd थी। ये कहीं ना कहीं स्ट्रीमलाइन करेंगे एग्जिस्टिंग रेगुलेशन को, इन्वेस्टर्स फ्रेंडली इकोसिस्टम बढ़ाएगी। अब सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्टअप करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना, एक्सपोर्ट को एनकरेज करना, हमारे इकोनॉमी से स्ट्रीमलाइन करना हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ EO, एज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, तो लाइफ साइकिल अगर बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले हमको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ता है, फिर हमारे को कंस्ट्रक्शन परमिट लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ता है, प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराना पड़ता है, फिर क्रेडिट चाहिए हमको, फिर माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को प्रमोट करना है, टैक्सेस पे करना है, एक ट्रेड करना है क्रॉस बॉर्डर, फिर कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करना और इंसॉल्वेंसी जो है उनको रिजॉल्व करना है। अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए एज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। पहला है वेब बेस्ड स्पाइस प्लस एंड ईगल प्रो फॉर्म, जो कि टाइम को सेव करेगी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को एफर्ट्स को बढ़ाएगी। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम लाया गया, डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट्स स्टेब्लिश किए गए दिल्ली और मुंबई में, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट के थ्रू। फिर इंडिया कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक गेटवे जो है टाइम और कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हो रहा है उसमें जो कॉस्ट लग रहा है और टाइम लग रहा है उसको रिड्यूस करें। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बढ़ाया गया, नंबर ऑफ डेज जो है रिड्यूस किए गए फॉर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, और टैक्सेशन लॉज जो है वो पास किए गए। ओके, अब व्हाट आर द इशूज ऑफ एंड चैलेंजेस ऑफ एज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो पहला है ऑपरेशनल चैलेंज। तो इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल पैरामीटर्स जो है बिजनेस साइकिल में उसमें लैक करे, जैसे कि एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया का हमेशा जो है रैंक जो है कम रहा है बिकॉज ऑफ डिलेज। अनसर्टेन पॉलिसी एनवायरमेंट लीडिंग टू, जिसके कारण हमारे पॉलिसी चेंजेस बहुत जल्दी होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स है बिकॉज हमारे यहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अदर कंसर्न्स है जैसे कि पावर शॉर्टेज हो गए, करप्शन हो गया, गवर्नेंस इश्यूज हो गए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। अब आइडियोलॉजिकल एंड प्रोसीजरल इशूज़ की अगर बात करें तो लिबर्टेरियन वाइसेस है एज द एज ऑफ डूइंग बिजनेस, लार्जली जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ने लाया था। तो वो व्यू है कि एलिमिनेट करना है हमको रेगुलेशन और बैरियर्स इन्वेस्टमेंट के। एक्सेसिव फोकस जो है एज ऑफ डूइंग बिजनेस का, वो डीपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे नहीं फोकस करते। एंड वन साइज फिट ऑल अप्रोच फॉर ऑल पैरामीटर्स एंड बिजनेस और रीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो इंडिया के लिए वो मान लीजिए सही नहीं हो सकता। तो दीज आर द इशूज़। नाउ लेट्स कम टू द वे फॉरवर्ड। तो ऑब्वियसली हमको गवर्नेंस इंप्रूव करना है। ठीक है, कैसे, हमको टाइमलाइंस को बढ़ाना है, क्लियर टाइमलाइंस बढ़ाना है। ठीक है, इस्टेब्लिश करना है मोर डेडिकेटेड कमर्शियल कोर्ट और हाई कोर्ट की कमर्शियल डिस्प्यूट्स को हमारे रिजॉल्व करें। एनकरेज करना है स्टेट को कि कॉम्प्रिहेंसिव यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड बनाए और एक लॉ बनाए जो कि एप्लीकेबल हो एंटायर स्टेट पे, और डिजिटलाइज करें सारे लैंड रिकॉर्ड्स को। फिर इंप्रूव पॉलिसी एनवायरमेंट की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनानी है। इंश्योर करना है प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड फॉलोअप्स टू रिमूव ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, और इंप्रूव करना है हमको डेवलपमेंट क्लाइमेट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स ऑफ ईच बिजनेस एंड इन्फ्यूज अ कल्चर ऑफ लर्निंग अमंग स्टेट यूटीज फॉर ईच अदर्स बेस्ट practices through future reforms. So this is the ease of doing business. I hope it is clear. You don't have a problem. So I will okay, thank you so much.